ओके। हेलो एवरीवन। जो लोग लाइव आ रहे हैं प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस देते जाएं। हेलो सुफल होम्स। हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर के सीरीज में सुफल होम्स के। सितंबर मंथ का ये लास्ट पार्ट चल रहा है, 2 सितंबर 2021 का। तो फटाफट जो लोग लाइव आ गए हैं कमेंट कर दें ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। जो लोग आ गए हैं लाइव फटाफट कमेंट कर दें। अनिल जी, सुनील जी, वेयर आर यू ऑल? जो लोग भी आ गए लाइव प्लीज। ओके, गुड आफ्टरनून अनिल जी। ओके, बाकी 2 लोग और आए हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। सॉरी। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन कौन आ गया है। 4 लोग देख रहे हैं ताकि हम ये सेशन शुरू कर सकें। आज ये लास्ट सेशन हो, आई होप। अगर रिवीजन हम बहुत फास्ट करेंगे आज, रिवीजन फास्ट करके बाकी के एमसीक्यूज देखना शुरू करेंगे। आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ मैं। फटाफट। गुड मॉर्निंग। ओके, अभी तो सिर्फ एक लोग ही कमेंट का दिखा रहा है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन सुन पा रहा है मुझे। आप लोग सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके। अनिल जी, आप अभी भी सुन रहे हैं मुझे? आप तक आवाज और स्क्रीन सही पहुंच रही है? ऑडिबल, ओके, वेरी गुड। बाकी जो 4 लोग वॉचिंग नाउ आ रहे हैं प्लीज कमेंट में बता दीजिए, अदरवाइज शुरू करते हैं। आप इंटरेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिर भी आप अपना अटेंडेंस दे सकते हैं। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि अगर कुछ लोग ही हैं तो कौन कौन देख रहे हैं। ओके, ऑडिबल। अनिल जी, आपसे ही शुरू करते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तब तक हम सितंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट दिवस हमने कल किया था उसी को आज फिर से रिवाइज करते हैं। तो आप बने रहिए कमेंट में। तो तो स्टार्ट करते हैं हम। अनिल जी, आपको आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके। सुफल होम्स के नाम मेरी आईडी, सुफल होम्स की आईडी से स्क्रीन हो रहा है, उसी से कौन कमेंट कर रहा है? कृपया अपनी आईडी से कमेंट करें। ओके, हम इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं यहाँ पर। तो कल हमने डिस्कस किया था, सारे सितंबर के सारे दिवस डिस्कस नहीं किए थे। आज कुछ रिवाइज करके हम बाकी का डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कल क्या किया था, 8 सितंबर। ओके, लेट मी चेंज। ओके अनिल जी, जो भी दिवस, जो भी डेट आपको दिख रही है जिस पर मैं सर्कल कर रही हूँ, प्लीज वो कौन सा दिवस है आप कमेंट में लिखते जाइए। 8 सितंबर कौन सा दिन है? वर्ल्ड लिटरेसी डे, यूनेस्को।
यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। उसी ने घोषित किया था कि 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाएंगे, विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस। ओके, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया 14 सितंबर। कोई मुझे बताएगा विश्व हिंदी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस फटाफट कमेंट में बताइए, विश्व हिंदी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 8 सितंबर वर्ल्ड, नो 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 नो, 8 सितंबर वर्ल्ड। ओके ओके, वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड। 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, हिंदी दिवस 10 जनवरी। वेरी गुड अनिल जी। ओके, और 14 सितंबर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ओके, 15 सितंबर को हम 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे। अब मुझे ये बताइए कि इंजीनियर्स डे के साथ साथ हम कौन सा दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को? 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे के साथ साथ कौन सा दिवस मनाते हैं? मैं देख रही हूँ कि आज नेटवर्क सही काम कर रहा है, तो आप लोगों का कमेंट फटाफट आना चाहिए। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर को और कौन सा दूसरा दिवस मनाया जाता है? हमारे भारत का जो संविधान है वो उसी का आधार है, उसका आधार ही है, उसके आधार जो है, भूल गए मैम। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। हमारे भारत का जो संविधान है उसका वो आधार है, तो वही उसको दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर। याद करने की कोशिश करिए। लोकतंत्र दिवस, वेरी गुड अनिल जी, सही पकड़ा आपने। तो 15 सितंबर को हम डेमोक्रेसी डे, लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे। ओके, 16 सितंबर को अनिल जी, 16 सितंबर फटाफट लिखिए। 16 सितंबर, ओके, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे, वेरी गुड। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ये तो सभी लोग वाकिफ होंगे। वेरी गुड अनिल जी। नेक्स्ट है 18 सितंबर। 18 सितंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस, 18 सितंबर को मनाते हैं। ओके, वेरी गुड। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस हो गया। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? 21 सितंबर को हम इंटरनेशनल पीस डे, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, शांति एवं अहिंसा दिवस, एंड अहिंसा, अहिंसा, उसको अहिंसा नहीं अहिंसा पढ़ते हैं। ओके, 15 से 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे, वेरी गुड अनिल जी। 27 सितंबर, 27 सितंबर को वर्ल्ड पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को वर्ल्ड पर्यटन दिवस। कोई मुझे बताएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? अगर विश्व पर्यटन दिवस हम 27 सितंबर को मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? ओके, 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, वेरी गुड अनिल जी। ओके ओके, पता नहीं मैम। ओके, आप मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि उसी दिन हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। उसी दिन हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। जिस दिन देखिए, वर्ल्ड विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को, वेरी गुड अनिल जी, सही पकड़ा आपने, 25 जनवरी। आपकी कैचिंग कैपेसिटी अच्छी है। 27 सितंबर को हम वर्ल्ड पर्यटन दिवस मनाते हैं और 27 सितंबर वर्ल्ड पर्यटन दिवस और प्लस 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन प्लस मतदाता दिवस, ये ध्यान रखेंगे। मतदाता दिवस भी लिख लीजिए, मतदाता दिवस 25 जनवरी, आपको ध्यान रहेगा इससे। ओके, अब 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी तो मतदाता और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया। 25 सितंबर को क्या मनाते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पड़ती है 25 सितंबर को, और उसी के उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही गरीब कल्याण दिवस मनाया जाता है। ओके,
25 सितंबर को ही गरीब कल्याण दिवस मनाया जाता है। क्या आप सभी लोग स्क्रीन और सब कुछ सुन पा रहे हैं? नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी। वेरी गुड अनिल जी। ओके, नेक्स्ट लिखिए कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में हम गरीब कल्याण दिवस मनाते हैं। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है? गरीब का कल्याण दिवस, गरीब कल्याण दिवस भी बोल सकते हैं। अलगू गऊ मैम, ये क्या लिखा है अनिल जी आपने? ओके, मिशन बेसिक दे रहा है, दुरुस्त है। फटाफट आप भी जुड़ जाइए कमेंट में। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में मिस टाइप हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। गरीब कल्याण दिवस मनाते हैं। ओके, अच्छा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे और अहिंसा डे के रूप में मनाते हैं, अल्जाइमर्स डे, अल्जाइमर्स दिवस भी उसी दिन मनाते हैं। ओके, अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और 16 सितंबर को ही यहाँ पर ओजोन डे है, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर प्लस यहाँ पर हम एक नया वो देख रहे हैं, 20 सितंबर। 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को मनाया जाता है, देर से नहीं आया हूँ। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके सुनील जी, आप क्वेश्चन के आंसर्स करिए। 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है? रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस। आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बने रहिए। आज नेटवर्क भी बहुत साथ दे रहा है हमारा। ओके, अल्जाइमर्स डे, वेरी गुड अनिल जी। 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके, ओके, अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक है यहाँ पर 29 29 सितंबर, 29 सितंबर, 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? दिल से जुड़ा मामला है। 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओके, विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस, ये हम 29 सितंबर को मनाते हैं। रेलवे पुलिस स्थापना दिवस, रेलवे पुलिस बल, हाँ ओके, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम अनिल जी। तो 29 सितंबर को हो गया विश्व हृदय दिवस। ओके, तो चलिए, ये आज का ये सितंबर का पूरा हो चुका है, तो अब हम चलते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने ये जो सारे दिख रहे हैं, ये हमने रिवाइज कर लिया था और इसके हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ इसी को रिवाइज कराते रह जाएंगे तो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज छोड़ना पड़ जाएगा फिर से। मैं नहीं चाहती कि पार्ट 6 भी बने, क्योंकि पार्ट 5 में इनफ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ, जहां हमने कल छोड़ा था। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे, ब्लू सर्टिफिकेट मिला है कहाँ? तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीचेस को। तमिलनाडु के पुडुचेरी बीच का क्या नाम है? कोवलम, और पुडुचेरी के बीच का नाम एडन बीच। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये आप लोगों से गलत हुआ था, वैश्विक नवाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। फटाफट आप लोग लिख लीजिए, विश्व हृदय दिवस। वेरी गुड अनिल जी। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? क्योंकि मैं वो क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ जो आपने गलत कर दिया था। ओके, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम वैश्विक नवाचार सूचकांक प्राप्त करते हैं। ओके, ये विश्व नवाचार संगठन ही कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है। ओके, विपो, वेरी गुड अनिल जी। बाकी राजेश जी और सुनील जी, आप लोग कहाँ हैं? फटाफट आंसर करिए। ओके,
आप लोग के अगर जानकारी में कोई और भी है जिसको आपको लगता है कि उसको करंट अफेयर के इस वीडियो को देखना चाहिए, तो आप उनके पास भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमाण समुद्री तो ब्लू फ्लैग हो गया, आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम नए क्वेश्चन के साथ। ये भी मैंने कराया था कि इंटरनेशनल लेवल पे तो ब्लू ब्लैक सॉरी फॉर इंटरप्शन। इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है और नेशनल लेवल पे सॉरी ओके। तो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है और नेशनल लेवल पे बीम्स है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और बीम्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये सभी जानेंगे कि कौन से मंत्रालय ने इसके साथ शुरू किया है। लेकिन इस एनवायरनमेंट के मिनिस्ट्रीज के साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट ने भी बीम्स को जारी करने में सहयोग देती है। तो बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज लाइन में है। ओके राजेश जी। ओके, तो कमेंट सेशन के थ्रू जरा सब बने रहिए साथ में, तो मजा आएगा। बस इतना कहना है। तो ये ध्यान रखना है, यूएनईपी का नैरोबी है, यूएनडब्ल्यूटीओ का मैड्रिड है, एफडब्ल्यू का डेनमार्क और आईयूसीएन का ग्लैंड, ये सब इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट रेडी हो जाइए कमेंट सेक्शन में धूम मचाने के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर्स करता है, क्योंकि जितने भी मैं करा रही हूँ ये हम लोग कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किया गया है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए, साथ में ये भी बताइए कि श्री कृष्ण जन्म स्थान किस जगह पर है। राजेश जी बी, वेरी गुड, आप बाजी मार ले गए। ओके, 10 वर्ग किलोमीटर इज राइट आंसर। ओके अनिल जी, वेरी गुड, 10 स्क्वायर किलोमीटर, वेरी गुड। ओके, ये भी बताइए कि मथुरा, वेरी गुड अनिल जी। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में है, मथुरा में है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनील जी, अगर आपकी तबीयत थोड़ी सही है तो आप कोशिश करिएगा कि आप आंसर कर पाए। वृंदावन मथुरा रिसन बी, ओके सुनील जी, वेरी गुड। काबिल तारीफ है कि तबीयत खराब होने के बाद भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट मी लाइव चेक कर लेने दीजिए। ओके अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आप लोग आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड राजेश जी। ऐसे ही आंसर फास्ट फास्ट आने चाहिए। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व, राजेश जी इतना भी आगे नहीं जाइए, थोड़ा क्वेश्चन मेरे साथ चलेंगे तो मजा आएगा ना ऐसे क्वेश्चन करने में। मैं पूछूं फिर उसके बाद पहले कौन आंसर देता है। ओके, ऐसे करते हैं। पीयूष गोयल, अनिल जी, राजेश जी, आप लोग साथ में चलिए। अगर जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके साथ अगर आंसर करेंगे तो मजा आएगा डिस्कस करने में। क्योंकि मैं जैसे कि 26 के बारे में कुछ अगर डिटेल में बताऊंगी तो आपका ध्यान रहेगा अगले क्वेश्चन का आंसर करने में, तो आप उस डिटेल को आप सुनने से मिस कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा साथ में चलेंगे तो आपका भी फायदा होगा, इसमें आप ही का फायदा होगा। ओके, ठीक है। तो डुगोंग संरक्षण जो स्थापित किया गया तमिलनाडु। अच्छा ये बताइए डुगोंग क्या है? डुगोंग वर्ड क्या है? किसी जानवर का नाम है या किसी पक्षी का नाम है, किसी कौन से जीव का नाम है? डुगोंग कौन से जीव का नाम है, कोई मुझे बताएगा? डुगोंग कौन से जीव का नाम है? फटाफट आंसर करिए आप लोग। डुगोंग कौन से? समुद्री काऊ। ओके, वेरी गुड अनिल जी। पक्षी नहीं है राजेश जी, समुद्री गाय। अनिल जी ने कल क्लास देखी थी, इसलिए पहले से भी नहीं पता होगा, पर कल की क्लास अगर आपने देखी होती तो आप पक्षी नहीं बताते। ओके, नो प्रॉब्लम। डुगोंग जो है समुद्री गाय है। डुगोंग समुद्री गाय। क्या आप लोग देखना चाहेंगे कैसी दिखती है समुद्री गाय? तो ये देखिए, ये है डुगोंग समुद्री गाय आपके सामने। ओके, ये समुद्री गाय, इसको समुद्री गाय कहते हैं। दिखाना चाह रहे हैं लेकिन कितने होशियार हैं। अच्छा, ओके सुनील जी, आपका खैर मतलब समझ नहीं आ रहा किस सेंस में कह रहे हैं। ओके,
अच्छा। ओके सुनील जी, समझ गए हम। आप एकदम सही जा रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं आप उसी का आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, ये समुद्री गाय है, आप लोगों ने देख लिया, डुगोंग जिसको कह रहे हैं, तो तमिलनाडु ने संरक्षण रिजर्व बनाया है इसके लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये, देखिए, अब तमिलनाडु सरकार ने बनाया, तो तमिलनाडु के आपको सीएम पता होने चाहिए। फटाफट सीएम का नाम बता दीजिए। तमिलनाडु के सीएम नाम बता दीजिए फटाफट। अब इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फास्ट देना चाहिए। तमिलनाडु के तमिलनाडु के सीएम का नाम बताइए फटाफट। कौन है तमिलनाडु के सीएम? तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और कि एक योजना शुरू की गई है प्लास्टिक बैग्स को बैन करने या प्लास्टिक बैग को कम यूज करने से रिलेटेड। ओके अनिल जी, राजेश जी, वेरी गुड स्टालिन। तो तमिलनाडु ने एक मिंदम मंजपई, आई होप मैं यहाँ लिख पाऊँ, मिंदम मंजपई। इस इस शब्द का अर्थ है कि फिर से पीला। ओके, मिंदम का मतलब फिर से, मंजपई का मतलब पीला। मतलब फिर से पीले कपड़े का एक थैला को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि प्लास्टिक के बैग को यूज करने के लिए हतोत्साहित, मतलब प्लास्टिक बैग से कम यूज हो या फिर वो बंद ही हो जाए, इसके लिए ये योजना चलाई गई है मिंदम मंच पे ही, ताकि पीले कलर को बढ़ाओ, यानी पीले कपड़े, पीले कलर के बैग को, थैले को, पीली हल्दी, नो नो पीली हल्दी नहीं। ओके अनिल जी, जब आप कुछ एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में लिखा करिए। ओके, मिंदम मंच पे मतलब फिर से पीला, पीले कलर के बैग, पीले कलर का थैला जो कि प्लास्टिक का नहीं होगा, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सके। ओके, अभी 1 जुलाई 2022 से ही प्लास्टिक बैन होने वाला है। वो कई तरह के प्लास्टिक के टाइप्स हैं, खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे तमिलनाडु के, तमिलनाडु में अगर हम और भी देखें, तमिलनाडु में, ओके, तमिलनाडु में अगर हम देखें कि और कौन-कौन से हम जान सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जिसने TX2, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने कौन सा पुरस्कार जीता है, ये पूछने की जगह ये भी पूछ सकता है कि ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसने कौन सा पुरस्कार जीता है, ये आप सुन ही लीजिए फिर। TX2 ये पुरस्कार जीता है। ओके, अब इस पुरस्कार के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आप सिर्फ इतना जानिए इस वक्त कि तमिलनाडु ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और उसने TX2 पुरस्कार जीता है। जूट बैग। ओके, वेरी गुड राजेश जी। ठीक है, तो और एक तमिलनाडु से सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार अभी जो चर्चा में था, वो आपको ध्यान रखना है, जल्लीकट्टू का त्योहार। ओके, ये बैल और ऐसे कुछ लड़ाई होती है कि किसानों को अपने बैल का, ऐसे मतलब बैल से रिलेटेड लड़ाई है कि जानवरों, जो बैल होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है ह्यूमन को। ओके, अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व। ओके, वेरी गुड सुनील जी। अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, आप ऐसे बताना चाह रहे हैं। ओके, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, प्लस एक और त्योहार है, जल्लीकट्टू त्योहार भी है और एक और, क्योंकि देखिए जो जो त्योहार अभी आजकल चर्चा में है, कल को वही आपको मिलान में दे सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आदि पूनम त्योहार और जल्लीकट्टू त्योहार, तो ये सब तमिलनाडु में है। ओके, और एक जो अगर हम झील की बात करें, तो जो लोग घूमने-वूमने गए होंगे वो जानते होंगे कि ऊटी झील, ठीक है, ऊटी झील तमिलनाडु में है। और एक बेरीजाम झील है तमिलनाडु में, ठीक है। और कोडई कैनाल सबसे जो सबको याद रहता है ज्यादातर, कोडई कैनाल, ये सारे झील, ये सब झील हैं, तो ये तमिलनाडु में ही हैं। ओके, चेंबर चेंबर मकबन ऐसे करके। और मछली उत्पादन में आप ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे कि मछली उत्पादन में, मैं इसको इरेज कर रही हूँ जगह लिखने के लिए कम है, तो अगर को पूछा जाए कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है,
तो आप तमिलनाडु ही टिक करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य, तो यू विल टिक द राइट आंसर इज तमिलनाडु। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु। ओके, तो ये हो गया सारा कुछ तमिलनाडु का। और सबसे पहले गुजरात आता था मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य पर, लेकिन अब तमिलनाडु है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तमिलनाडु से पहले मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा था, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे, पहले गुजरात था और अब तमिलनाडु है। ओके ओके, क्या आप लोग को आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं? मजा आ रहा है क्या इन्फॉर्मेशन लेने में? महाराष्ट्र मछली उत्पादन, ओके सनील जी, तो आप लोग को मजा आ रहा है क्या? गुजरात सेकंड पर है, वेरी गुड अनिल जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड पे है मतलब पहले एक्चुअली ये तमिलनाडु गुजरात को ही पीछे छोड़ के नंबर 1 पर आई है। ओके अनिल जी, ओके राजेश जी, ओके सुनील जी। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया। और केरला से अगर हम देखें, यहाँ पे मैं लिखने से पहले अच्छा बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। केरला से रिलेटेड देखिए एसडीजी सूचकांक भी जो जारी हुआ था, ठीक है, तो एसडीजी सूचकांक ये नंबर 1 पर है। एसडीजी इंडेक्स में केरला नंबर 1 है। और एक जो कोविड से रिलेटेड एक रैपिड स्क्रीनिंग हुई थी, तो उस रैपिड स्क्रीनिंग के लिए एक अभियान चलाया गया था जो तिरंगा पहल अभियान है। तो तिरंगा पहल नाम का अभियान जो कि कोविड 19 के लिए एक रैपिड स्क्रीनिंग की गई थी, वो केरला में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरला में ही चालू किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए केरला है तो मछुआरे भी होंगे, वहां पे कोस्टल एरिया है, तो मछुआरों के लिए एक अगर योजना की बात की जाए तो एक परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए, एक परिवर्तनम परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए केरला में चलाई गई है। ओके, तो ये आप इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आप लोग सुन रहे हैं? गर्दा गर्दा गर्दा, ओके अनिल जी, रिलैक्स, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही आप ही लोग गर्दा उड़ा रहे हैं कमेंट में। अच्छा वाला गर्दा, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग सुनते हैं परिवर्तनम योजना, वेरी गुड अनिल जी। आप लोग ऐसे ही वो रहिए, मजा आ रहा है मुझे भी, जब आप लोग यहाँ पे नेटवर्क सही काम करता है तो मजा आता है क्लास करने में, देने में भी और करने में भी, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। वह केंद्रीय मंत्री जिसने हाल ही में G20 हेतु भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है, किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन तो आप लोग डीजे ब्रावो कर दीजिए, वेरी गुड अनिल जी। डीजे ब्रावो, फटाफट G20 भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है ये भी बता दीजिए। और साथ में ये भी बताएंगे, देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में नाम दिए हैं, ये सारे ऑप्शन में जो नाम दिए सब कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आप ये भी बताएंगे, मुझे यहाँ पे मजा आएगा करने में, कि कौन से मिनिस्ट्री किसके अंडर में है। पीयूष गोयल, वेरी गुड अनिल जी, आप ही धुआं उड़ा रहे हैं कमेंट में। राजेश जी आप कहाँ बिजी हो गए हैं? तो G20 आप अपना ज्ञान का यहाँ पर बौछार कीजिए। G20 हेतु भारत का शेरपा सुनील जी, आप सिर्फ सुनेंगे, वेरी गुड सुनील जी। पीयूष गोयल, बोलते ही सुनील जी का कमेंट दिख गया। हम अमित, राजेश जी, क्या आपकी आईडी कोई और चला रहा है? ओके अनिल जी, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री, ओके धर्मेंद्र जी शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, उनके पास और भी मंत्रालय होंगे ना, धर्मेंद्र प्रधान के पास सिर्फ शिक्षा मंत्रालय है कि कुछ और भी मंत्रालय है, वो भी बता दीजिए। देखते हैं कौन बताता है ज्यादा से ज्यादा। अमित शाह मोटा भाई, होम मिनिस्ट्री, ओके, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है, अनिल जी एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है, उस मंत्रालय का नाम बताइए। और अमित शाह के अंडर में है, ये तो मैंने खैर हिंट दे ही दिया आपको, अमित शाह के अंडर में ही एक नए मंत्रालय का गठन हुआ है, उनके उनको दिया गया है वो मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है वो? आप लोग जो कमेंट में लिखना है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिखा रहा है कि किस किस चीज का बताया जा चुका है। शिक्षा मंत्रालय, और जिसका नाम पहले ये ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड था, मानव संसाधन मंत्रालय का ही नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये भी ध्यान रखना है। सहकारिता मंत्रालय, ओके, अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय है, अनिल जी ने बताया, ओके। और दूसरा मंत्रालय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ओके, तो ये आपने बता दिया है। अभी देखिए क्या क्या बाकी है। पीयूष गोयल जी का बताया आप लोगों ने, कम्युनिकेशन, ओके,
कम्युनिकेशन नहीं है राजेश जी, पीयूष जी के पास कम्युनिकेशन वाला मिनिस्ट्री नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्रालय राजेश जी कम्युनिकेशन अनुराग ठाकुर के पास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर। राग गाएंगे ना, सूचना। आप गाना गाइए बाथरूम में, देखिए अगल बगल वालों को पता चल जाता है, सूचना मिल जाती है कि गाना गाया जा रहा है, तो राग से ही पता चलता है। अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ओके ओके। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, तो इतने सारे आप लोग बता चुके हैं। पीयूष गोयल का किसी ने बताया? ओके, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र बता दिया। पीयूष कम्युनिकेशन नहीं, पीयूष जी बताएंगे आप ही लोग अभी। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, वेरी गुड। सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये अनुराग ठाकुर हैं। ओके, सूचना ध्यान रखिएगा राजेश जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग, अभी मैंने कनेक्ट किया ना, आप ध्यान रखिएगा। ओके, सहकारिता अमित बता रहे थे आप। ओके ओके, ठीक है, ये तो हो गया, अमित शाह हो गया। कॉर्पोरेट किसका है? अरे ये भी डिटेल में लिखिए। अनुराग खेल राजेश जी ने बताया, वेरी गुड। धर्मेंद्र शिक्षा सहकारिता अनिल जी, ओके ओके। कमर ए पीयूष, ओके, आप बताना चाह रहे होंगे कपड़ा मंत्रालय राजेश जी। पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय हैं, अब तो आप लोग बता सकते हैं, हिंट दिया मैंने। पीयूष गोयल जी के पास 3 मंत्रालय हैं। कॉमर्स, वेरी गुड। वाणिज्य, पीयूष जी के पास वाणिज्य मंत्रालय हो गया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, एक उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं पीडीएस। उपभोक्ता कार्य प्लस खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पीडीएस ले देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो ये पीयूष गोयल जी के पास है। एक और मंत्रालय आपने अनिल जी ने बता दिया, कमर लिख रहे थे, हो सकता है कपड़ा लिखना चाह रहे हो, कपड़ा मंत्रालय। ओके, सुनील जी आप तक आवाज जा रही है ना, आप सुन पा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आवाज जा रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ये कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो ये सब हो गया, आप लोगों ने बहुत बहुत सही आंसर किया, बहुत सही साथ दिया है। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अनिल गुप्ता, वेरी गुड अनिल जी। तो अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। पीयूष गोयल जी के पास खाद्य पीडीएस वाणिज्य उपभोक्ता कार्य कपड़ा मंत्रालय है। अनुराग जी के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय और खेल मंत्रालय है। धर्मेंद्र जी के पास शिक्षा मंत्रालय का किसी ने बताया नहीं कि कृपया शांति बना के रखें। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय है, और कौन सा मंत्रालय है बताइए फटाफट। फूड एंड पीडीएस, वेरी गुड अनिल जी। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। ओके, धर्मेंद्र जी के पास कौशल विकास एवं उद्यमिता उद्यमिता मंत्रालय है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आप ओके ओके, ठीक है, तो अभी आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल द्वारा अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिंपल सा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना समझ के। कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय, ओके अनिल जी। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है कि भेल ने मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, जो कि एक उच्च राख कोयला गैसीकरण पे आधारित है, और ये स्वदेशी रूप से निर्मित मेथेनॉल संयंत्र है। ओके, तो भेल ने मेथेनॉल संयंत्र कहाँ? ओके, सी, नो 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 नो, कोई और? कोई और? आईटी इंडस्ट्रीज कहाँ है? बैंगलोर में।
खैर ये अदर क्वेश्चन था। ओके, मैं आंसर कर देती हूँ। हैदराबाद इज राइट आंसर। मेथनॉल संयंत्र हैदराबाद में बनाया गया है भेल द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है। क्या सबको समझ में आ रही है? क्या सबको तक मेरी आवाज जा रही है? अगर आप एंजॉय कर रहे हैं ये सेशन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में धुआं उड़ाइए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो भेल द्वारा मेथनॉल संयंत्र हैदराबाद में खोला गया है, उद्घाटन किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे राज्य दे रखे हैं, तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि इन राज्यों के सीएम कौन हैं? इन राज्यों के सीएम अनिल जी, धुआं कमेंट में लिख के नहीं, धुआं आंसर कर करके उड़ाना है। मिशन ए, वेरी गुड अनिल जी। सुनील जी ने सही आंसर किया है, हैदराबाद। ओके राजेश जी, फटाफट आप लोग बताइए। यस लिखने की जगह ओके ओके, आपने मेरे इंजॉयमेंट का आंसर यस किया है। वेरी गुड वेरी गुड। तो फटाफट सीएम के नाम बताइए आप लोग। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सीएम के नाम फटाफट बताइए। गुजरात, गुजरात के भूपेश बघेल, भूपेंद्र पटेल, बघेल नहीं पटेल, भूपेंद्र पटेल नाम है गुजरात के सीएम। भूपेंद्र पटेल नाम है उनका। ओके, भूपेंद्र पटेल गुजरात के। वेरी गुड। और फटाफट दूसरा आंसर। ओके, महाराष्ट्र, उड़ीसा बचा है, कर्नाटका, आंध्रा। आंध्रा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है ना? फटाफट आंध्रा का बताइए। नवीन पटनायक उड़ीसा। वेरी गुड अनिल जी। नवीन पटनायक उड़ीसा, ये हैं नवीन पटनायक सर। नवीन पटनायक, ये हो गए उड़ीसा के सीएम। अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बचे हैं। गुजरात के भूपेंद्र। ओके, वेरी गुड राजेश जी। वेरी गुड वेरी गुड। तेलंगाना चंद्रशेखर राव। वेरी गुड। ओके ओके, आंध्रा का भी साथ में बता डालिए। आंध्रा का भी साथ में बता डालिए। ओडिशा नवीन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, महाराष्ट्र का बताइए। महाराष्ट्र का तो किसी ने बोला नहीं अभी तक। फटाफट महाराष्ट्र का बताइए। उद्धव ठाकरे। ओके, जगन्नाथ महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे जी हैं महाराष्ट्र के। अनिल जी। ओके राजेश जी, वेरी गुड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ मंत्रालय के नाम मैंने लिखे थे आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप लोग इतने होशियार निकले कि आपने सभी खुद ही बता डाला। वेरी गुड। तो एक बार यहाँ रिवाइज भी कर लेते हैं, जब लिखा हुआ है तो। इतनी मेहनत की है लिखने में तो रिवाइज करना बनता है। पीयूष गोयल के पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये तो कट रहा है पीयूष गोयल जी के पास, तो इतना जूम ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये हो गया पीयूष गोयल जी के पास। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। अनिल जी, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। ओके, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय हो गया। अनुराग ठाकुर जी के पास राग से सूचना होगा, जब राग गाएंगे तो सूचना पड़ेगी, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी के मंत्रालय है के तहत। युवा कार्यों के मंत्रालय अनुराग ठाकुर। ओके, डन, क्लियर, वेरी गुड। अब चलते हैं मजेदार क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करते हैं, 15 मिनट बचा है, मुझे बहुत कुछ बताना है इसी 15 मिनट में। तो हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में, फटाफट फटाफट आंसर करिए। वी हैव ओनली 15 मिनट्स। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? फटाफट आंसर करिए। सूचना। ओके ओके अनिल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए।
29 क्वेश्चन नंबर, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? ABCD मत पूरा नाम लिखिए, आप ABCD लिख दीजिए तब भी चलेगा। चन्नी, वेरी गुड, चरणजीत सिंह चन्नी। ओके, अभी अमरिंदर सिंह जो थे पहले पंजाब के, तो इनका मैं कन्फर्म हूँ कि इन्होंने नई पार्टी बनाई है। तो चुनाव चिन्ह जो इनको दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, वो है हॉकी का स्टिक और हॉकी की गेंद जो होती है, तो वो इनका चुनाव चिन्ह है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का। मुझे नाम एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने इन्हें दे दिया है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी मिली है? ललितपुर, वेरी गुड अनिल जी, वेरी गुड सुनील जी चन्नी। ओके, चरणजीत सिंह पंजाब, वेरी गुड राजेश जी। अनिल जी ने फटाफट आंसर कर दिया। अनिल जी, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर नहीं करना है, इससे मजा नहीं आएगा ना, फिर आप लगेगा कि आपने पहले आंसर कर दिया। मेरे क्वेश्चन पढ़ने के तक रुके रहिए, अब क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दाग दीजिए। ओके, आप भले टाइप करके पहले से रखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए भी, क्योंकि मैं उसके पहले कुछ बता रही हूँ। ओके राजेश जी, वेरी गुड। ललितपुर, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण ललितपुर में किया गया। अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पर, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है। एक हवाई अड्डे, तो दो कॉन्सेप्ट है हवाई अड्डे के। ओके, एक है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ। देखिए, पहले तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है अपने यूपी में, अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो 3 है। एक ललितपुर में है, एक कुशीनगर में है, और जो जेवर हवाई अड्डा बना है नोएडा में, ये गौतम बुद्धा नगर जिसको बोल सकते हो आप। ललितपुर, कुशीनगर और जेवर हवाई अड्डा नोएडा में जो है, ये तीनों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं। ओके, तो अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एक होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये 2 तरीके के एयरपोर्ट होते हैं। आपको सिर्फ इतना देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कल को अगर कथन के रूप में कुछ देता भी है, तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर टिक कर सकते हैं। मैम, ये कोई मिल गया का जादू है। ओके राजेश, ओके सुनील जी। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर लिखा है पूर्ण रूप से नए एयरपोर्ट का जब निर्माण किया जाए, किस चीज को, पर्यावरण को ध्यान में रखकर जब पूर्ण रूप से नए एयरपोर्ट का निर्माण हो, तो दैट इज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। लेकिन अगर पहले से ही कोई एयरपोर्ट बना हुआ है, तो बने बनाए एयरपोर्ट को जब पर्यावरण के तहत बदला जाता है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर जब उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो उसे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट करते हैं कहते हैं, ताकि मतलब उससे इतना भी इमिशन ना हो कि नुकसान करे पर्यावरण को। तो जब ऐसा हो, मतलब कि नया एयरपोर्ट है तो ग्रीन फील्ड, मतलब हम नए नए घर में जाएंगे तो ज्यादा ग्रीनरी लगाएंगे, ये सब ख्वाब होता है ना, तो दैट इज ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, नया जब पूर्ण रूप से नया एयरपोर्ट का निर्माण हो। अच्छा, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट जब बने बनाए एयरपोर्ट के एयरपोर्ट का जब पर्यावरण को ध्यान में रखकर जब उसमें मॉडिफाई किया जाए। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना, जाहिर सी बात है कि अगर पहले से बनाया बनाया एयरपोर्ट है, तो उसमें पुरानी तकनीक यूज की गई होगी। लेकिन अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, आप पूर्ण रूप से नया एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होता है। जो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होता है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा बेस्ड होता है। और ब्राउन फील्ड में ये मैंडेटरी नहीं है, वो मॉडिफाई करके पर्यावरण के तहत लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो आपको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट में जो अंतर है वो समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताएंगे आप लोग। सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में? ये नोबेल भी ले चुके हैं, फटाफट आप लोग आंसर करिए। इनके द्वारा नोबेल भी लिया जा चुका है। सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बच्चों के लिए इन्होंने काम किया है। आई थिंक आप बता लेंगे इसका आंसर फटाफट। कैलाश, वेरी गुड सुनील जी, वेरी गुड राजेश जी। सत्यार्थी, वेरी गुड अनिल जी। तो राइट आंसर इज कैलाश सत्यार्थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? और ये कहाँ हुआ है? जाहिर सी बात है, अगर आप अध्यक्षता बता लेंगे किसने की, तो कहाँ हुआ ये भी बता लेंगे। ओके ओके, वेरी गुड सुनील जी, डी ऑप्शन। अभी फिलहाल 32 क्वेश्चन करते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? फटाफट बताइए, क्योंकि जिसने अध्यक्षता की उसके यहीं पे हुआ होगा। मोदी जी, वेरी गुड, नरेंद्र मोदी जी। तो इसका मतलब कि इंडिया में बैठक हुई 13वीं। ओके,
अध्यक्षता इसकी बैठक 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक इंडिया में हुई है। ओके। अब हम एक चीज़ यहाँ जानेंगे ब्रिक्स के बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि टाइम कम है, बट फिर भी हम इसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट, ओके, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए ब्रिक्स का जो गठन हुआ था ना, ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। तो जब 2009 में इसका गठन हुआ तब ये ब्रिक्स नहीं था, तब ये ब्रिक था। ओके, ब्रिक था। कौन कौन? ब्राजील, रसिया। फटाफट ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिख दीजिए सब लोग। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ओके, तो ये जो है तब ब्रिक्स के 2009 में जब गठित हुआ था, तो ये सारे इसके 4 ही कंट्रीज थे। साउथ अफ्रीका नहीं था। यस, तो 2009 में साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका कब आया? 2010 में आया। साउथ अफ्रीका 2010 में आ गया। साउथ अफ्रीका 2010 में आया। अब हम इसके अगर हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही सब चीजें हैं ना जानना, क्योंकि क्वेश्चन यही सब बनेंगे। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? फटाफट कमेंट बता दीजिए कहाँ है हेडक्वार्टर। ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया। वेरी गुड राजेश जी। कम से कम ब्रिक्स के जो ब्रिक्स जिस फॉर्म में लिखा है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना बोलते। ब्राजील ब्राजील रसिया, चाइना, इंडिया बोल रहे हैं। ब्रिक्स ब्रिकी नहीं है, ब्रिक्स है। ओके, इसे मतलब याद रहेगा थोड़ा सा, इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जी 2010। ओके, बीजिंग। अनिल जी वेरी गुड। तो नो नो, शंघाई इसका जो वो है, शंघाई। शंघाई बीजिंग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई। और पहली बैठक अगर बात करेंगे तो ब्रिक्स में बी पहले है, डजंट मीन कि ब्राजील में पहले बैठक हुई होगी। तो पहली बैठक भी पूछी जा सकती है, कि हर चीज एग्जाम में पहला पहला ही पूछ रहा है। तो अभी बैठक हुई है तो पहला बैठक भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पहला बैठक ध्यान रखना है कि रसिया में हुई थी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बैठक रसिया में हुई थी। ओके, पहली बैठक रसिया में हुई थी। ओके, और तो और एक चीज और, जो ब्रिक्स के तहत एक बैंक की स्थापना हुई थी, कोई बताएगा कौन है वो बैंक? फटाफट बताइए वो बैंक कौन सा है जिसको ब्रिक्स के तहत जिस बैंक की स्थापना की गई थी। वो बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, कब की गई थी? देखिए, ऐसे तो 2012 में इसकी चर्चा की गई थी कि नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। तो ऐसा चर्चा होते होते फिर 2014 में इसकी स्थापना हो गई, एनडीबी की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ओके अनिल जी वेरी गुड। तो एनडीबी की 2014 में स्थापना हुई है। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई ही है। इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई ही है, ये ध्यान रखना है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है कि एनडीपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत थे। ये आप सभी को पता होगा। केवी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे। ये भारतीय थे। ओके, भारतीय बैंकर थे केवी कामत। ओके, ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। वी हैव लेस टाइम। संयुक्त सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जपड़ किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन हो चुका है। सुनील जी फटाफट आंसर करिए। अनिल जी, राजेश जी, केवी कामत आईसीआईसीआई के चीफ। ओके ओके वेरी गुड। तो फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास जपड़ 2021। हमारे पास टाइम कम है, 5 मिनट है। आप लोग क्या मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे? सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा। आज ये पार्ट 5 खत्म हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जपड़ किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? फटाफट आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 किन देशों के मध्य हुआ? किन देशों के मध्य जपड़ अभ्यास होता है? जपड़ अभ्यास किन देशों के मध्य होता है आप लोग? ओके, भारत और रूस के बीच में जपड़ अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्लास भी है। ओके सुनील जी, ठीक है, मैं 5 मिनट ही लूंगी। अभी 5 मिनट जो है मेरे पास, उसमें मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो भारत और रसिया के बीच जपड़ हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति, इसके बीच मित्र शक्ति अभ्यास। ओके, मित्र शक्ति अभ्यास। भारत और यूएई के बीच कौन सा अभ्यास होता है? भारत और यूएई के बीच कौन सा अभ्यास होता है?
रसिया इंडिया, वेरी गुड अनिल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत श्रीलंका, तो मित्र शक्ति भारत और यूएई के बीच में बताइए और ईरान और रूस के बीच में बताइए। आप ईरान रूस ना भी बताएं तो भारत और यूएई के बीच में बताइए। एक्विवेरिन, ओके। एक और होता है, एक्विवेरिन भी है, और भारत और यूएई के बीच में एक और होता है, उसका नाम है जायर तलवार। ये भारत और यूएई के बीच में होता है, ओके। और एक एक चर्चा में है, मैं यहाँ पर कहीं लिख के बता देती हूँ आप लोग को, कि एक है नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। कोई मुझे बताएगा कि ये कहाँ पर है, ये किसके किसके बीच होता है, किन किन देशों के बीच? नोमैडिक एलिफेंट किन किन देशों के बीच होता है? जय तलवार, वेरी गुड अनिल जी। नोमैडिक एलिफेंट किन किन देशों के बीच होता है? ये होता है इंडिया एंड मंगोलिया, ओके। इंडिया एंड मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट, तो ये कुछ ध्यान रखेंगे। बाकी इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र भी होता है। अब और जैसे देखिए मित्र शक्ति और मैत्री, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। मित्र शक्ति और मैत्री, तो ये तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका हो गया। बाकी अगर मैत्री पूछ दे, मैत्री मैत्री युद्धाभ्यास पूछे, तो आप इसमें इंडिया प्लस थाईलैंड, ओके। इंडिया प्लस थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास है। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, अभी मित्रता के नाते दिया है ना कुछ पैसे, 900 समथिंग कुछ श्रीलंका को दिया गया है सहायता, तो मित्र के रूप में, तो आप भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति, उससे ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर फटाफट बता दीजिए, किसने लिखी है? नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एंजेलिना जोली, ओके। थाईलैंड में इंडिया मैत्री, वेरी गुड। 900 मिलियन, वेरी गुड राजेश जी। 900 मिलियन भारत ने श्रीलंका को दिया है मित्रता के नाते, तो मित्र शक्ति अभ्यास आप उससे याद रख सकते हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक एंजेलिना जोली ने लिखा है। नो नो नो, शशि थरूर ने नहीं अनिल जी, एंजेलिना जोली ने लिखा है, ओके। एंजेलिना जोली ने नो योर राइट्स एंड क्लेम देम लिखा है। शशि थरूर की एक बुक 2021 में आई है, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, हालांकि टाइम कम है। द स्ट्रगल फॉर, अभी आपको ये जूम दिख नहीं रहा होगा, बट अभी थोड़ी देर में प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, आई थिंक पर्पल से नहीं, येलो से नहीं लिखना था, नो इशू। चेतन भगत की एक बुक देख लीजिए, चेतन भगत की बुक है एक, जो अभी 2021 में लिखी गई, 400 डेज, ये चेतन भगत की बुक है। एंजेलिना जोली ने अकेले नहीं लिखा है, ये एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी के साथ लिखा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल उनके साथ मिलकर लिखा है। शशि थरूर की बुक है स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, चेतन भगत की 400 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस मंत्रालय के अधीन किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई? तो समाज कल्याण मंत्रालय सभी जानते हैं। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, सिर्फ ये कंप्लीट करते हैं ताकि हम कल से अक्टूबर मंथ के सेक्शन शुरू कर सकें। यूएस ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। सी, ओके, सी इसका आंसर, वेरी गुड अनिल जी, ठीक है। 36 यूएस ओपन, तो यूएस ओपन पुरुष एकल, ये डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो कोई बताए कितने मेडल जीते हैं? तो ये 19 मेडल जीते हैं, ओके, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में। तो मैंने ये बताया था, ये 16वां टोक्यो पैरालंपिक है, 19 मेडल जीते हैं, 5 स्वर्ण और 8 रजत और 6 कांस्य जीते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिसने पहला पदक जीता था इस पैरालंपिक में, वो भावना पटेल थी, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल तो अभी बताया भावना पटेल ने। और मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है, मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, ओके। तो 50 मीटर की रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है,
ओके राजेश जी, वेरी गुड, सभी आंसर कर रहे हैं। ओके। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन होना था, जो कि कोविड की वजह से भी पोस्टपोन्ड हो गया है? दैट इज़ वाराणसी। 50 मीटर, वेरी गुड अनिल जी, भावना जी, ओके, ओके, अजय जी, वेरी गुड। ओके, सभी के आंसर मैं देख पा रही हूँ। तो इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन वाराणसी में प्रस्तावित था। ओके। नेक्स्ट है एशियाई युवा चैंपियन में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 20 एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते हैं। वेरी गुड राजेश जी, ऐसी वाराणसी इज राइट आंसर। हालांकि पोस्टपोन्ड हो गया। ओके, फूड फेयर अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। तो एशियाई युवा चैंपियनशिप भारतीय मुक्केबाजों ने 20 पदक जीते हैं टोटल। अब स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो इसमें किसे सम्मानित किया गया है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से? तो जो सुपर 30 के जो कर्ता धर्ता हैं वो आनंद कुमार, इनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। ये गाय की सेवा और शिक्षा के लिए जो काम करता है उनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सरदार धाम भवन का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। ओके, तो अहमदाबाद में सरदार धाम भवन है क्या? तो सरदार धाम भवन जो है वो छात्र एक तरह से आवासीय भवन है, ठीक है? तो छात्र छात्राओं के लिए आवासीय भवन बनाया गया है और 1000 स्टूडेंट्स के मतलब लगभग 1000 स्टूडेंट्स लैब में बैठ सकते हैं, ऐसा वो बनाया गया है। कंप्यूटर लाइब्रेरी आप बोल सकते हैं। 1000 स्टूडेंट्स की क्षमता वाली लाइब्रेरी बनाई गई है अहमदाबाद में, जिसका सरदार धाम भवन नाम है। ठीक है, इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ओके, तो रॉयल फाउंडेशन द्वारा अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए कितने भारतीय परियोजनाओं का चयन किया गया है? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो 2 परियोजनाएं हैं। अब 2 परियोजनाओं में एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक विद्युत मोहन है, ठीक है? तो एक विद्युत मोहन है, ठीक है? अब बस ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट कर दीजिए, विद्युत मोहन और दूसरे हैं विनीता उमाशंकर, ठीक है? विनिशा उमाशंकर, ये 2 लोगों को अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? तो इतना बस ध्यान रखिए, नाम इनके ध्यान रखिए। और ये कैटेगरी पूछ सकता है तो क्लीन अवर एयर ये कैटेगरी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आप लोग क्या बने हुए हैं? क्या सुन रहे हैं मुझे? आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ कमेंट बताइए, टाइम हो गया। अनिल जी बस 2 मिनट दे दीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं नहीं चाह रही हूँ पार्ट 6 बने 5 क्वेश्चन के लिए। तो हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो नया अध्यक्ष चुना गया है, वो इकबाल सिंह लालपुरा को चुना गया है। और विश्व पर्यटन दिवस हमने बात कर ली थी, 27 सितंबर इज़ राइट आंसर। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। तो इसमें ये यहाँ पे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, तो आप यह ध्यान रखें कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनक साहा। कृपया शांति बनाए रखें, मेरा यहाँ पे लाइव सेशन चल रहा है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया कनक साहा को। और मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो मोनू महावर हैं। और हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो श्रीलंका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट अक्टूबर मंथ के सीरीज में। थैंक यू।